चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इस वन शॉट में हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, मेजर 4 टॉपिक ही है हमारे पास। एक है नॉमेनक्लेचर, दूसरा है आइसोमेरिज्म, तीसरा है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये तो 4 टॉपिक हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको एक शीट दी थी जिसमें हम लोगों ने लिगेंड्स वाली, ठीक है ना, वो लिगेंड्स वाली शीट आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। और वीडियो में भी मैं लगा दूंगा, वो आप लोगों को भेजी हुई है सभी को मैंने, ठीक है। उसके साथ नीचे अटैच कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख लेना अगर किसी को चाहिए होगी। वैसे चाहिए होगी तो मैं वापस भेज भी दूंगा आपको। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? पहली चीज़ आएगी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो वाले होंगे जहां पे हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो हैं प्रोड्यूस होंगे या बने होंगे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते क्या हैं? जिसमें एक ही स्पीशीज, दिस इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें एक ही स्पीशीज दोनों इलेक्ट्रॉन देगा बट शेयर दोनों करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक ही स्पीशीज हमारी इलेक्ट्रॉन देगी बट शेयर दोनों करेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसा हमने यहां पे लिया BF3। अगर हम बोरोन को देखते हैं तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड बोरोन। और अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो इसके पास एक लोन पेयर है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है नाइट्रोजन का। तो इसके पास एक लोन पेयर है, वो क्या कर सकता है, इसे डोनेट कर देगा, ठीक है जी। वो इसे डोनेट कर देगा और यहां पे एक बॉन्ड बना के देगा विच इज NH3। यहां पे हमने लगा दिया BF3। तो ये जो एरो वाला जो बॉन्ड है, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि H3O पॉजिटिव लिया, राइट। H3O पॉजिटिव में क्या हुआ, हमारा O था, वाटर था, इसकी बेंड शेप थी, इसके पास 2 लोन पेयर थे, राइट। यहां पे एक H प्लस था, इसने क्या किया, ये लोन पेयर इसे डोनेट कर दिया। क्लियर हो गया? तो यहां पे हमारा एक लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया क्योंकि इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने अपना लोन पेयर दिया और ये क्या हो जाएगा, हमारा H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे इसकी जो शेप है वो हो जाएगी हमारी पिरामिडल, राइट। तो ये बन गया H3O प्लस। यहां पे क्या बना, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। क्लियर हो गया? जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए 2 कंडीशंस चाहिए होती है। एक तो स्मॉल साइज होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, हाई चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। 2 चीजें हैं हमारे पास। क्या क्या होएगा, स्मॉल साइज होएगा और दूसरा क्या होएगा, हाई चार्ज डेंसिटी होएगी। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वो एलिमेंट हमारा क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा या कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। क्लियर है? ओके, तो इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया K4FeCN6। ये हमारा एक एग्जांपल है किसका, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो एक ही स्पीशीज की तरह काम करने वाला है और जो ये पोटेशियम है K जो है वो अलग स्पीशीज की तरह काम करेगा। अगर मैं इसे डिसोसिएट करता हूं तो ये कैसे जाएगा, K प्लस के साथ और FeCN6 4-। ये इस तरीके से जो है हमारा कंपाउंड ब्रेक करेगा। अगर आप यहां पे आयरन के लिए Fe का टेस्ट करते हो तो ये क्या देगा, नेगेटिव देगा। Cn के लिए टेस्ट करोगे तो वो भी क्या देगा, नेगेटिव देगा। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारे एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है। तो जिस चीज से ये बने हैं वो वाली प्रॉपर्टीज ये लोग शो नहीं करेंगे। ऐसा ही हमने क्या किया, एक डबल सॉल्ट लेते हैं। हमने पोटेशियम लिया K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, राइट। अगर मैं, ये पोटेशियम था, इसको अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं, पानी में मिक्स करता हूं, तो ये कैसे टूटेगा, K प्लस में, Al+3 आयन में और सल्फेट आयन में, और साथ में वाटर तो है, वो तो चला जाएगा, रहने दो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डबल सॉल्ट था, दिस वाज द डबल सॉल्ट, और ये क्या हो गया, हमारा एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हो गया। अब कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, हमारा यहां पे ये भी इसी तरीके से बनता है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो हमने क्या किया, इक्विमोलर क्वांटिटीज लिया, किसका, K2SO4 का और Al2SO4 होल थ्राइस का। हमने इनका मिक्सचर बनाया और उसके बाद इन्हें क्रिस्टलाइजेशन करनी शुरू कर दी और हमें पोटेशियम मिल गया। क्लियर हुआ? ऐसे ही हमने यहां पे क्या किया था,
ये वाला जो कंपाउंड था हमारा पोटेशियम था, यहाँ पे हमने FeCN3 लिया और KCN लिया, हमने उन्हें मिक्स किया और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिला, K+ और K4FeCN6 जो है कंपाउंड मिल गया था। ठीक है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस अपने आप बने क्योंकि CN जो है दैट इज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, KCN जो है वो एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है जिसकी वजह से हमारा ये कॉम्प्लेक्स बना था। क्लियर हुआ? पोटेशियम की प्रॉपर्टीज दिखाएगा, आयरन की प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएगा, जिस भी चीज से वो बना है उसकी प्रॉपर्टीज वो नहीं दिखाएगा। बट इस केस में अगर आप यहाँ पे पोटेशियम के लिए टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव देगा, एल्यूमिनियम के लिए करोगे तो वो पॉजिटिव देगा, सल्फेट आयन के लिए करोगे तो वो भी पॉजिटिव देगा। क्लियर हो गया? मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो उसकी जिस चीज से वो बना है उसकी प्रॉपर्टीज उससे बिल्कुल अलग होंगी। समझ आ गया? उसमें कोऑर्डिनेट और उसमें डबल सॉल्ट में फर्क क्या होगा इस चीज के अलावा? डबल सॉल्ट को अगर आप डबल सॉल्ट जो है अगर आप उसे हाइड्रोलाइज करते हो तो वो दो चीजों से बनता है, 2 केटायन और 1 एनायन से, या वो 1 केटायन से और 2 एनायन से बनता है। ठीक है, 2 केटायन 1 एनायन से या 1 केटायन 2 एनायन से बनेगा हमारा। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। कुछ डेफिनेशंस आती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछी जाती हैं ना, वो हमारी डेफिनेशंस। क्या क्या डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको एक कंपाउंड लूंगा और उसी से एक एक करके सारी चीज़ें समझा दूंगा मैं आपको कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, डेफिनेशंस आप याद कर लीजिएगा, एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, क्या चीज़ होती हैं वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो ये आ जाता है डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब सपोज करो हमने एक कंपाउंड लिया K4FeCN6। क्लियर है? ये हमने कंपाउंड लिया, इसके अंदर एक एक हम चीज लेके चलते हैं। हमने लिया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और एंटिटी। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और एंटिटी, हमने यहां पे क्या किया, जो भी चीज हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहने वाली है उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्लियर हो गया? इसके एग्जांपल ले लेते हैं। ये कैटायनिक भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने CONH3 ले लिया। ठीक है, कैटायनिक का हो गया। न्यूट्रल में जाते हैं, हमने लिया FeCO5 NiCO4। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये कैटायनिक हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, और यहां पे हमने लिया FeCN6-4, कैटायनिक, न्यूट्रल, और ये वाला क्या हो गया भैया हमारा एनायनिक हो गया। तीनों टाइप के होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या एंटिटी। जो भी चीज हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लूज है उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या एंटिटी, कुछ भी बोल सकते हैं। राइट, उसके बाद हमने बात किया सेंट्रल मेटल एटम के बारे में। सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम, ये जो हमारा कोबाल्ट था दिस इज अ सेंट्रल मेटल एटम, आयरन है सेंट्रल मेटल एटम, निकल जो है सेंट्रल मेटल एटम, आयरन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है जिसके साथ हमारे लिगेंड जो है अटैच करे हुए हैं। अभी लिगेंड्स कैसे अटैच करते हैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं आपको। अब Fe है, Fe के पास क्या है, एम्प्टी d ऑर्बिटल्स पड़े हैं। उसमें क्या करेगा, Cn जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स, Cn के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो Cn क्या करेगा, अपने लोन पेयर उसके एम्प्टी d ऑर्बिटल्स में डालना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ? तो मतलब क्या किया, यहां पे आयरन ने 6 Cn को होल्ड करा, तो सेंटर में कौन आया भैया, आयरन। तो ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर हो गया जी? जिसके साथ हमारे सारे के सारे लिगेंड्स अटैच हैं। जरूरी नहीं है कि सेम ही होंगे, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स से मैंने लिया CONH3 न्यूट्रल हो गया। अब इसके साथ क्या है, 3 अमोनिया जुड़े हुए हैं और 3 क्लोरीन। सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम। और ये क्या होते हैं हमारे, देखो यहां पे इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, मतलब इट एक्ट एज ए ल्यूइस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है।
ठीक है, ये ल्यूइस एसिड की तरह काम करेगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स की बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है। ये क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। पहले हम बात करते हैं मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट क्या होंगे, जिसमें एक ही एटम जो है वो लोन पेयर देगा। मतलब जैसे हमने सिंपल से शुरू करते हैं हम लोगों ने क्या किया, NH3 लिया। अब NH3 के पास एक लोन पेयर है तो वो डोनेट कर देगा, एक ही तरफ से एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो वो क्या है, मोनोडेंटेट है। जो एक जगह से जुड़ेगा वो मोनोडेंटेट है। क्लियर हो गया। ऐसा ही हमने एक और एग्जांपल लिया, वाटर। अब वाटर के पास तो दो लोन पेयर थे, बट वो एक टाइम पे एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये क्या है, मोनोडेंटेट है। हमने यहां पे Cl लिया, Cl के पास कितने लोन पेयर होंगे, 3, तो वो एक टाइम पे एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। तो वो इसे हम क्या बोलते हैं, जितने ज्यादा वो लोन पेयर देगा, जितने जगह से वो डोनेट कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेंटेट्स। ठीक है, ये हो गए मोनोडेंटेट। क्लियर है। ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं। एनायनिक भी हो सकते हैं, Cl नेगेटिव ले लिया, या मैंने Cn नेगेटिव लिया, Br नेगेटिव ले लिया, OH नेगेटिव ले लिया, ये सारे क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं, बट ये एक लोन पेयर एक टाइम पे एक ही लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो दीज आर नोन एज मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट। क्लियर है। कैटायनिक एनायनिक दोनों होंगे, सॉरी एनायनिक और न्यूट्रल दोनों होंगे। उसके बाद दूसरे होते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं, जो हमारे दो जगह से जुड़ेंगे, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वो दो जगह से जुड़ेंगे, उन्हें हम बोल देते हैं बाइडेंटेट। जैसे कि हमारा ऑक्सलेट आयन हो गया, COO माइनस COO माइनस, CH2NH2 CH2NH2। अब इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, यहां से डोनेट करेगा, यहां से डोनेट करेगा, इसके पास माइनस चार्ज है, इधर से करेगा, ये इधर से करेगा। क्लियर है। तो दीज आर नोन एज बाइडेंटेट लिगेंड्स। ऐसे बहुत सारे आयन्स हैं। ग्लाइसिनेट आयन है जिसके अंदर हमारे पास ऐसा रहता है NH2, यहां पे आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, तो यहां से कर सकता है, यहां से कर सकता है। सो दीज आर नोन एज बाइडेंटेट लिगेंड्स। ये भी न्यूट्रल हो सकते हैं या एनायनिक हो सकते हैं। क्लियर हो गया जी, कोई कंफ्यूजन है यहां पे। नेक्स्ट वी हैव पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, जो 3 या 3 से ज्यादा जगह से अटैच कर सकते हैं। क्लियर हो गया। 3 जगह से अटैच कर रहा तो वो ट्राइडेंटेट है, 4 जगह से अटैच कर रहा तो टेट्राडेंटेट, 5 जगह से किया तो पेंटाडेंटेट, 6 जगह से किया तो हेक्साडेंटेट। क्लियर है। तो यहां पे हम लोग ट्राइडेंटेट के लिए आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। यहां पे हमने NH2 लिया, यहां पे CH2 आ गया, यहां पे CH2 आ गया, यहां पे NH2 आया, यहां पे CH2 आया, यहां पे CH2 और यहां पे NH2। अब इसके पास कितने NH2 हुए, 3 हुए, तो ये 3 जगह से क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो ये ट्राइडेंटेट हो गया। इसको हम क्या बोल देते हैं, डाइईन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, EN बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, OX बोलते हैं। ठीक है, ये ग्लाइसिनेट आयन था, इसको हम क्या बोलते हैं, JLY। ठीक है जी, क्लियर है। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइथाइल ट्राइअमाइन। यस, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा डाइईन। क्लियर है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, EDTA भी इसका एक एग्जांपल है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। और EDTA एक ऐसा कंपाउंड है जो हम लोग यूज करते हैं इन क्यूरिंग हेवी मेटल पॉइजनिंग। समझ आ गया भाइयों। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA। CH2 यहां पे ये लगा दिया हमने, इधर N आ गया, इधर N आ गया, इधर COO CH2 COO माइनस।
अब देखो एक यहां से जुड़ जाएगा, 2 यहां पे लोन पेयर है, 3 4 5 6, ठीक है जी। तो 6 जगह से ये अटैच कर सकता है। तो ये क्या है, हमारा एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। मतलब 1 2 3 4, मतलब आपको जितनी भी जगह से हमें चाहिए उतनी जगह से आप अटैच कर सकते हो। और ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, मतलब एज ए दवाई यूज़ होता है। इन दवाई तो आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट उसके लिए जो हमारे बॉडी में हेवी मेटल की कभी पॉइजनिंग होएगी तो EDTA जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हेक्साडेंटेट है, 6 जगह से जुड़ रहा है तो हेक्साडेंटेट हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव किलेशन एंड डेंटिसिटी। किलेशन एंड डेंटिसिटी। अब इसका मतलब क्या है किलेशन एंड डेंटिसिटी का, अब कोई भी लिगेंड अगर 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, if a ligand form 5 or 6 membered ring with the central metal atom, तो उसे हम बोलते हैं किलेट रिंग, उसे हम बोल देते हैं किलेट रिंग, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, किलेशन बोल देते हैं, ठीक है। डेंटिसिटी मैंने बता दिया, कितनी जगह से वो कोई लिगेंड अटैच कर रहा है वो उसकी डेंटिसिटी है। मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पेंटा, हेक्सा, कुछ भी रहेगा। क्लियर हो गया जी। एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको इसका। अब सपोज करो हमने किलेट रिंग बनाना था, ताकि आपको आइडिया आ जाए क्या हम बात कर रहे हैं। देखो ऐसी चीज़ों की डेफिनेशन ही आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया, यहाँ पे क्लोरीन लिया, यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH2, ये चीज़ें हो गई। अब इसने कितने मेंबर रिंग बनाया, 1 2 3 4 5, तो दिस इज नोन एज किलेशन। क्लियर हुआ। 5 या 6 मेंबर रिंग उसने बना दिया तो वो क्या हो गया भैया, हमारा किलेशन हो गया। समझ आया, कोई कंफ्यूजन है जी इसमें, ठीक है। और इस किलेट इफेक्ट की वजह से जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है ना। कोई भी एक मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम था, कोई एक चीज एक जगह से मैंने यहां से पकड़ा हुआ है और एक 2 जगह से पकड़ा हुआ है, तो चांसेस क्या है, कौन से में गिरने के चांसेस ज्यादा है, एक वाले में। तो वहां पे उसकी वजह से क्या हुआ, स्टेबिलिटी जो है हमारी मॉलिक्यूल की इंक्रीज करती है। समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन है भाई मैंने इसमें नहीं है। ओके, सो दिस इज द किलेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो है लिगेंड्स के बारे में ही, विच इज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। कुछ लिगेंड्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, एम्बीडेंटेट होते हैं। एम्बीडेंटेट का मतलब क्या हुआ कि वो एक मोनोडेंटेट लिगेंड ही है, वो हमारे मोनोडेंटेट ही है, बट वो एक टाइम पे एक ही जगह से अटैच करने वाला है। मतलब अब यहां पे CN हमने लिया, वो C के दोनों के पास लोन पेयर है, C के थ्रू भी जुड़ सकता है और N के थ्रू भी जुड़ सकता है। क्लियर हुआ। अगर वो C के थ्रू जुड़ता है तो उसका नाम आ जाएगा साइनो, और अगर N के थ्रू अटैच करता है तो आइसोसाइनो हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर NO2 है, NO2 N के थ्रू अगर जुड़ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो। और ऐसे ही अगर O के थ्रू जुड़ गया तो उसे क्या बोलेंगे हम, नाइट्राइटो। ठीक है, या हम इसे नाइट्रो को हम नाइट्राइटो N भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल देंगे नाइट्राइटो O। क्लियर हुआ। तो दोनों में से कोई भी चीज हम यूज कर सकते हैं, नाइट्राइटो N भी या नाइट्राइटो O, राइट। तो इन्हें हम बोल देते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। उसके बाद आती है एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भैया बहनों, हाँ जी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि भैया कितने लिगेंड्स जो हैं एक सर्टन सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, हर मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स है। ठीक है, कुछ का 4 है, जैसे अभी हमने यहाँ पे प्लेटिनम वाला एग्जांपल लिया, तो इसके साथ कितने लिगेंड्स अटैच हुए, 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 4, राइट। क्लियर है।
तो कोऑर्डिनेशन इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया FeCN6, यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाइयों बहनों? 6। CONH3 4Cl2 प्लस लिया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। क्लियर हुआ? NiCO4 इसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4। तो जितने लिगेंड्स उसके साथ अटैच हैं दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, और हर एक मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा। समझ आया? उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर की बात करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? जो भी अभी हमने पढ़ा था, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था उसे हमने क्या बोल दिया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और उसके बाहर जो हमारा पोटेशियम एटम था, अभी हमने यहां पे एग्जांपल लिया था K4FeCN6, तो जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था वो क्या था? हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रह गया पोटेशियम वाला, दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन स्फीयर। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहने वाला है वो होता है हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर। क्लियर है? उसके बाद एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है उसमें सब्जेक्टिव में, डेफिनेशन में, थ्योरी में आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? जहां पे हमारे सेम टाइप के लिगेंड जो हैं प्रेजेंट होंगे, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। इफ same type of ligands are attached with central metal atom। इसका हमने एग्जांपल लिया FeCN6-4 NiCO4 COF6-3। तो इन सब में क्या है? एक जैसे हमारे लिगेंड्स प्रेजेंट थे। क्लियर हो गया? राइट। एक होते हैं हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे? जहां पे डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स जो हैं प्रेजेंट होंगे विद द सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। CONH3 4Cl2, दिस इज दो अलग अलग टाइप के हो गए। तो ये क्या हो गया भैया? हमारा हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है भाइयों बहनों इसमें? दो अलग अलग टाइप के, 2 या 3 या 4, एक से ज्यादा होंगे तो उस सबको हम क्या बोल देंगे? हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है? उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे या चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, वो हम बाद में करेंगे जब हम नॉमेनक्लेचर अभी करेंगे, तो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा कि कैसे हम उस पर सेंट्रल मेटल एटम पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकालेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां पे क्वेश्चन आना लाजमी है, आएगा वहां पे क्वेश्चन। ठीक है, आपको यूजुअली मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर पे हम लोग आते हैं। अब नॉमेनक्लेचर में क्या चीजें आने वाली हैं उस चीज को देखते हैं हम लोग। नॉमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो 3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के नाम करेंगे हम यहां पे। एक कैटायनिक होएगा, दूसरा हम करेंगे न्यूट्रल के बारे में, और तीसरा करेंगे हम एनायनिक के बारे में। ये दोनों सेम रहेंगे, इनमें रूल सेम रहेंगे। एनायनिक में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा जब हम इसके रूल्स को स्टडी कर रहे होंगे। क्लियर है? तो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चला जाऊंगा कि कब हमारा कौन सा लिगेंड जो है किसी के साथ प्रेजेंट होएगा। अब हमने लेट्स से एक कंपाउंड लिया AgNH3 होल ट्वाइस प्लस
ठीक है जी, क्लियर है। इसका नाम बताना है। अब ये कैटायनी का ओवरऑल चार्ज क्या है इस पे भाइयों बहनों, प्लस है। ठीक है, अगर आप लिगेंड्स वाली शीट खोलेंगे तो उस पर आपको मिलेगा NH3। NH3 जो है वो क्या रहता है हमारा, अमाइन। ठीक है, अब ये दो बार ही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई अमाइन। M दो बार ही आएगा, डाई अमाइन। यहां पे Ag है तो वो सिल्वर हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कैसे निकलेगा। अब Ag जो है उसको मैंने X ले लिया, NH3 का जब आप उस शीट में जाओगे चार्ज देखोगे तो वो कितना आ रहा है, 0 इंटू 2 इक्वल टू 1। तो X इक्वल टू कितना आया, 1। तो सिल्वर 1 आयन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था तो ये आयन है, इसको हमने नाम ऐसे लिख दिया AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। तो डाई अमाइन सिल्वर 1 आयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पे CONH3 5Cl+2। अब ये हमें गिवन है। अब अमोनिया के लिए क्या होता है नाम, अमाइन, और Cl के लिए क्या आएगा, क्लोराइडो। शीट में चेक करिए आप। तो यहां पे कितनी बार ये आ रहा है, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे हम इसे। ये अमाइन आएगा, A पहले आता है, क्लोराइडो C बाद में आएगा। तो इसका नाम आ जाएगा पेंटा अमाइन क्लोराइडो। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कोबाल्ट इज X, अमोनिया इज 0 इंटू 5 प्लस क्लोरीन इज -1 विच इज इक्वल टू +2। तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो क्लोराइडो 3 आयन। इस तरीके से हम इसका नाम लिखने वाले हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं CrH2O4 Cl2 और यहां पे प्लस आ गया। यहां पे क्लोराइडो के बाद कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट 3 आयन। यहां पे हम करते हैं CrH2O4 Cl2। तो ये वाटर के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, एक्वा। Cl के लिए क्लोराइडो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर आ जाएगा टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्रोमियम इज X, वाटर इज 0 इंटू 4 प्लस Cl2 इज -1 इंटू 2 इक्वल टू +1। तो ये आ जाएगा X इक्वल टू 3। तो क्रोमियम 3 आयन। आपको ध्यान रखना है कि क्या लिगेंड जो है हमें गिवन है। अगर लिगेंड आपको पता होएगा, उस पर चार्ज क्या है, उसका नाम क्या है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है, कोई मुश्किल यहां पे नहीं आने वाली है आपको करने में। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन जो है COEN होल थ्राइस 3+। लेट्स से हमने ये लिया। अब ये EN जो है भैया ये क्या है, हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, दो जगह से जुड़ा है, राइट। और EN को अगर हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो वो क्या है, हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH2NH2 CH2NH2, राइट। तो जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम लोग पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके अंदर अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज हो रहा है तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, ट्रेस। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज होगा। यहां पे NH3 था तो डाई लिया, यहां पे 5 बारी था तो पेंटा लिया। क्लियर है। तो 3 बारी के लिए हमने क्या लिया, ट्रेस ले लिया। इसका नाम क्या होता है, दो नाम लिखते हैं हम इसके। एक होता है इथेन 1,2 डायअमाइन, या आप इसे लिख सकते हो इथाइलिन डायअमाइन। तो दोनों में से दोनों ही चलेंगे। यहां पे इथाइलिन डायअमाइन ट्रेस, इथेन 1,2 डायअमाइन। यहां पे आ जाएगा कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। अब EN के ऊपर अगर आप चार्ज देखोगे तो इट कम्स टू बी 0 इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट 3 आयन। यहां पे ये आ गया 0 इंटू 3 -2 नहीं होता भैया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, इथाइलिन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन। नेक्स्ट हमने लिया, यहां पे हम केटायनिक की ही बात करेंगे। अब एक और कंपाउंड मैं ले रहा हूं यहां पे, जिसका नाम दिया गया है CONH3 होल 4 Cl2, और यहां पे हमने क्या लिया, Cl2 ले लिया, सॉरी Cl आ जाएगा।
क्लियर हो गया? अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, x प्लस 0 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 2 इक्वल। अब देखो यहां पे समझ नहीं आ रहा कि इक्वल टू क्या आने वाला है। उस केस में आप क्या करो, 0 इंटू 4 आ गया, Cl2 का हमने क्या किया -1 इंटू 2। अब हमें मालूम है क्लोरीन का कितना होता है -1, तो हम लोग यहां पे -1 इक्वल टू 0 कर देंगे, सबको मिला के, चाहे वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है चाहे वो बाहर है, इक्वल टू 0 कर दिया हमने। तो इट कम्स टू बी x इक्वल टू 3, कोबाल्ट 3। अब इसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ गया उसे हमने क्या बोल दिया, क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो जो ये बाद वाला आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया क्लोरीन, उसे क्या बोल दिया हमने, क्लोराइडो। ठीक है जी। ओके, एक और देखते हैं हम, CONH3 5 CO3 क्लोरीन। अब इसका नाम क्या होगा, ये अमाइन आ गया, ये क्या आएगा, अब CO3 कौन सा आयन होता है, शीट में जाके चेक करिए जरा। पेंटा अमाइन कार्बोनेटो। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, वही आएगा कार्बोनेटो कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन समझ में आ गया आपको, हर मैक्सिमम में ये 3 ही दिखाएगा। उसके बाद आ जाएगा इसका क्लोराइड। अब एक और करते हैं, NiCO4। अब ये CO है, अब इसका नाम क्या होगा, आप CO को चेक करिए क्या आएगा वहां पे, कार्बोनाइल। कितने बारी है, 4, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनाइल। अब इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, इस पे चार्ज कितना है, 0, तो निकल 0 आ जाएगा। इसको चेक करते हैं, X प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बोनाइल था, 0 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का क्या आ गया, 0। ठीक है, आपको ये लिगेंड जो है भैया याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे नहीं है, आपको वो पूरी शीट में बहुत सारे दिए हुए हैं, उतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से ही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो थे कैटायनिक और न्यूट्रल वाले जो हमने डिस्कस किए। बहुत सारी प्रैक्टिस है आपके पास, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो है हमारे एनायनिक वाले। ठीक है, एनायनिक को भी देखते हैं। एनायनिक में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, क्या आएगा, जैसे हमने यहां पे लिया FeCN6 -4 ले लिया, अब ये ओवरऑल चार्ज क्या हुआ इस पे, माइनस, नेगेटिव, एनायनिक हो गया। अब इसमें जो रूल है वो थोड़ा सा चेंज होएगा। यहां पे कितने हैं ये, अब Cn के लिए क्या चार्ज है, -1, और उसका नाम क्या है, हेक्सासाइनो या साइनाइडो, आप कुछ भी लिख सकते हो, हेक्सासाइनो। यहां तक क्लियर हो गया। अब आयरन है, आयरन का लैटिन नेम क्या होता है, फेरम, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फेरेट। यहां पे हम लोग 8 लगा देंगे उसके नाम के बाद। कोबाल्ट था तो कोबाल्टेट हो जाएगा, निकल था निकलेट हो जाएगा, आयरन था तो फेरेट हो जाएगा, सिल्वर रहेगा तो आर्जेंटेट, और अगर गोल्ड रहेगा तो ऑरेट, प्लैटिनम रहेगा तो प्लैटिनेट। ठीक है, 8 ऐड कर देना अपनी तरफ से। क्लियर है, तो ये फेरेट हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस Cn पे चार्ज -1 इंटू 6 इक्वल टू -4, X इक्वल टू 2 आ गया, तो फेरेट 2 आयन, ये जो है भैया इसका नाम आ जाएगा। क्लियर हो गया। Fe वाला तो हो गया। PtCl6 -2, अब इसका नाम क्या होएगा, हेक्सा क्लोराइडो। अब ये क्या है, Pt ओवरऑल माइनस चार्ज है, तो ये हो जाएगा प्लैटिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं, X प्लस -1 इंटू 6 इक्वल टू -2, X इक्वल टू 4,
तो प्लैटिनेट 4 आयन, ये चेंजेस करने हैं, ठीक है जी। कोबाल्ट के लिए यहां पे लिख लीजिएगा, कोबाल्ट के लिए क्या आ जाएगा, कोबाल्टेट। बस यही ध्यान रखिएगा, ये कब यूज होने वाला है हमारा, जब एनायनिक रहेगा। आयरन के लिए फेरेट। अदरवाइज अगर वो केटाइनिक होएगा भाइयों बहनों, अगर केटाइनिक हुआ, अगर वो केटाइनिक है या न्यूट्रल है तो हम लोग ये वाले नाम लिखेंगे। अगर वो एनायनिक है कंपाउंड तो हम ये वाले नाम लिखेंगे, आयरन, ठीक है। और अगर वो प्लैटिनम है, प्लैटिनम के लिए तो हम प्लैटिनम ही लिखेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, प्लैटिनेट हो जाएगा। यहां पे अगर हमने कॉपर लिखा तो वो क्या हो जाएगा, क्यूपरेट हो जाएगा। यहां पे हमने सिल्वर लिखा था, यहां पे क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट हो जाएगा। गोल्ड लिखेंगे यहां पे क्या आ जाएगा, ऑरेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं, ये छोटा सा चेंज आने वाला है। अदरवाइज कोई भी नाम, जिंक आएगा तो जिंकेट लिख देंगे। यहां पे हमने जिंक लिखा, यहां पे क्या आ जाएगा, जिंकेट। तो यही चीजें करनी है, समझ आ गया। तो इस तरीके से हमें यहां पे नाम लिखने हैं। एक कुछ अलग सा कंपाउंड है, उसको मैं करा रहा हूं आपको। उसमें क्या किया इन्होंने, 2 ब्रैकेट दे दी हमें, 2 स्क्वायर ब्रैकेट दे दी। अब जब 2 स्क्वायर ब्रैकेट दी तो उसका मतलब क्या होगा, एक हमारा केटायनिक पार्ट है और दूसरा क्या है, हमारा एनायनिक पार्ट रहेगा, ठीक है। यहां पे मैं नाम लिख दे रहा हूं इसका, CONH3 4Cl2 और यहां पे आता है CrCN6। ये एक ऐसा कंपाउंड दे दिया, मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट रहेगा वो केटायनिक रहेगा और ये वाला पार्ट जो है भैया हमारा एनायनिक रहेगा। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अरे जब भी हम केटायनिक, जब भी हम कोई भी कंपाउंड लिखते हैं यूजुअली तो पहले केटायन लिखते हैं बाद में एनायन लिखते हैं। तो वो बाय डिफॉल्ट पता ही लगाने की जरूरत नहीं है आपको, पहले ही केटायन और एनायन लिखा होगा। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं भाई बहनों कैसे होएगा। यहां पे हमने कोबाल्ट के लिए x लिया, अमोनिया का 0 हो गया, 0 × 4, क्लोरीन के लिए -1 × 2 प्लस, अभी मैंने बताया था केटायनिक और एनायनिक इकट्ठा होएगा तो सबको ऐड कर दो। क्रोमियम के लिए x ले लिया, Cn के लिए कितना आएगा, -1 × 6 = 0। अब यहां पे ये इसे हमने ऐड किया x, ये कितना आया, ये नहीं, इस कंपाउंड में नहीं होएगा, ये इस कंपाउंड में नहीं जाएगा। अब ये वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट गलत आ जाएगी हमारी, क्योंकि यहां पे क्या है, थोड़ा कंपाउंड अलग है। कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो +3 आएगी, यहां पे -3 आएगी। इस कंपाउंड को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहां पे 6 कर देते हैं। x + 0 × 6 प्लस x + -1 × 6 = 0। सो 2x = 6 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर है। अभी इसमें क्या हुआ, ये भी +3 हो गया, ये भी -3 हो गया। इसको नाम लिखेंगे हम हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 हेक्सा साइनो क्रोमेट 3। इस तरीके का जो है नाम हमारा आ जाएगा। क्लियर है। अगर सपोज करो आपने बोला कि क्रोमियम था, यहां पे हमने कोबाल्ट लिया, यहां पे NH3 4Cl2 ले लिया, यहां पे हमने लिख दिया CrCN6। अब मुझे मालूम है कि कोबाल्ट के हमने इतने सारे कंपाउंड्स किए, उसकी क्या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी, 3। क्रोमियम की क्या आ रही थी, +3। बट अगर हम इसे वैसे करते हैं, सपोज करो तो यहां पे +3 चार्ज आएगा, हम इसका निकालते हैं तो यहां पे क्या आ रही थी, +1 आ रही थी। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंपाउंड को चेंज करना पड़ेगा। इस NH3 4Cl2 यहां पे 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा CrCN6। क्लियर हुआ, क्योंकि जो इसका अगर सेम है तो वो कैंसिल हो रहे हैं, अदरवाइज अगर डिफरेंट है, यहां पे +3 है तो ये वाला यहां पे आएगा, ये +1 इसके पैर में चला जाएगा। सपोज करो हमने Fe+3 और Cl- लिया, इसके लिए कंपाउंड क्या बनेगा, FeCl3। अगर उसने बोला Fe+2 था और Cl- था तो उसके लिए कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, क्लियर हुआ,
समझे? कोई कंफ्यूजन है अभी इसमें? अब वो दिया होगा वहां पे सारी चीजें वेरिएशन क्लियर की होगी कि भैया ऐसा ऐसा, अगर सेम दे दिया तो हमें मालूम है, आपने यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे तभी चेंजेस किए थे, इसको मैंने चेंज किया तो यहाँ पे +3 और यहाँ पे भी क्या आएगा, -3 आएगा। अगर आप इसे वैसे करोगे तो ये भी +3 आना चाहिए, ये भी -3 आना चाहिए, यहाँ पे -3 आएगा। क्लियर है? समझ आ गया? चलो, तो ये तो था नॉमेनक्लेचर, कैटायन और एनायनिक में क्या क्या वेरिएशंस आएंगे। कैटायनिक और न्यूट्रल के लिए सेम रूल्स लगेंगे और एनायनिक के लिए हमारे पास ये जो है चेंजेस आ जाएंगे। उसमें हमने क्या किया, अगर उसका लैटिन नेम है तो वो यूज करना है, अदरवाइज तो क्या करेंगे हम, सिंपल के बाद कॉपर के बाद क्यूपरेट, प्लैटिनम के बाद प्लैटिनेट, सिल्वर के बाद ओरेट, जिंक के लिए जिंकेट, ये याद रखने हैं बस आपको। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आइसोमेरिज्म के बारे में। अब आइसोमेरिज्म जो है वो दो टाइप का रहता है, एक तो स्ट्रक्चरल रहता है और दूसरा क्या रहेगा हमारा, ऑप्टिकल, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल रहेगा। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे चार टाइप का है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट जो है हमारा दैट इज द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? आइसोमेरिज्म होता क्या है, जहां पे हमारा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा बट जो वेरिएशन स्ट्रक्चर्स में वेरिएशन उसके आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो पहला जो आता है दैट इज द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। हमने एक लिया CONH3 5Br राइट। इसके इसमें क्या किया, ये SO4 उठाया अंदर और Br उठाया हमने बाहर कर दिया, तो ये हो गया CONH3 5SO4 और Br आ गया। क्लियर है? इसके क्वेश्चन आते हैं, ये एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पूछ लेगा, वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपको एग्जांपल बताना पड़ेगा उसका वहां पे, तो आपको कम से कम एक आधा एग्जांपल जो है याद होना चाहिए। क्लियर है? अगर आप देखोगे वो तो आप बता ही दोगे। अभी मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, लेट्स से हमने यहाँ पे लिया PTNH3 4Cl2Br2। अगर मुझे इसका बनाना हो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो क्या बनेगा, PTNH3 4Br2Cl2। क्लियर हुआ? हमने आयंस को जो था वो चेंज कर दिया, उसकी वजह से क्या आ गया हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब हाइड्रेट से क्या समझ में आ रहा है, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोलता है। क्या समझ में आ रहा है हाइड्रेट या सॉल्वेट से, कि वहां पे वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होने वाली है, ब्रैकेट के अंदर से बाहर चला जाएगा या बाहर से वो हम लोग अंदर उठा के रख दे रहे हैं। लेट्स से यहां पे आया CrH2O6Cl3, मेरे को इसके आइसोमेरिज्म बनाने हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या क्या हो सकता है भाई मैनो, CrH2O5Cl, यहां पे आ जाएगा Cl2.H2O। दूसरा एक और बना देते हैं, CrH2O4Cl2Cl.H2O, 2H2O हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं CrH2O3Cl3, राइट। क्लियर हुआ? वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हमने किया तो उसे हमने बोल दिया हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्लियर है जी? ये थर्ड वी हैव कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होने वाला है, लेट्स से हमने एक एग्जांपल लिया CONH3 6CrCN6, ठीक है जी। क्लियर है?
अब ये था इसका डायरेक्ट, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वो क्या दिया हुआ है, CrNH3 6 COCN6, ये दो चीजें आ जाएंगी हमारी। क्लियर है? तो ये क्या हो गए हमारे कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म। हमने सेंट्रल मेटल एटम की पोजीशंस चेंज कर दी। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इसके बहुत सारे आइसोमर्स बनते हैं, वो देख लीजिएगा। CONH3 6 CrCN6, यहां पे आपने किया, इसके ऊपर +3 चार्ज था, इसके ऊपर -3 चार्ज था। हमने यहां पे क्या किया, एक CN उठा के इधर ले आए, NH3 इधर लेके आए, तो ये क्या हुआ, CONH3 5CN, यहां पे ब्रैकेट कर दिया बंद, यहां पे आ गया CN5NH3, ये हो गया। अब इस केस में यहां पे क्या हुआ, +2, यहां पे क्या आ गया, -2। तीसरा हमने किया CONH3 4CN होल ट्वाइस प्लस, यहां पे आ गया CrCN4NH3 होल ट्वाइस, यहां पे चार्ज +1, यहां पे -1। अब एक और हमने लिया CONH3 थ्राइस CN होल थ्राइस, ये हमने बना दिया NH3 होल थ्राइस, तो ये बन गया, इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज 0, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं है, ये आइसोमर नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या किया, CONH3 होल ट्वाइस CN4 हो गया, CrCN2NH3 4 हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन, इसका चार्ज कितना आएगा, -1, इसमें क्या हुआ, +1। पहले हम क्या लिख रहे थे, कैटायन फिर एनायन, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, CrNH3 4 CN होल ट्वाइस, ये आ जाएगा CONH3 होल ट्वाइस CN4, ये बन गया। अब उसके बाद फिर से वही करते हैं, CrNH3 5 हो जाएगा, यहां पे CN हो जाएगा, ये हो जाएगा CONH3 CN5, तो यहां पे +1 चार्ज आ गया, यहां पे -1 चार्ज आ गया। एक और बना दीजिएगा इसका, विच इज CrNH3 6 COCN6, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। ठीक है, बुक में हमें सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, आप ये 2 भी ले सकते हो, बट अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो वो इस टाइप के आपके कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर है, समझ आ गया? ओके, तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट जो हमारा आइसोमेरिज्म है, दैट इज द लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म में हमारे एम्बिडेंटेट लिगेंड जो थे वो काम करेंगे। लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसमें एग्जांपल हम लेते हैं, CONH3 5NO2, +2, तो यहां पे क्या होगा, CONH3 NO2 NH3 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 एंड NH3। क्लियर हुआ? ये NO2 जो था N के थ्रू जुड़ गया, तो इसे हमने बोल दिया नाइट्रो, और एक और बना दिया हमने CO, यहां पे NH3 हो गया, यहां पे हमने ONO लगा दिया, यहां पे NH3, बाकी जगह सेम रहेगा NH3, तो ये क्या हो गया भैया, हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। दिस इज द लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? दिस इज द लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद ये तो थे हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म के बारे में। इसमें 2 टाइप के आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे, एक है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। राइट, तो पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म में चलते हैं, स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म।
तो फर्स्ट जो है दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में क्या होगा, अब या तो हम सिस ट्रांस बनाएंगे अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, तो टेट्राहेड्रल शेप वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है शो नहीं करने वाले। कौन से वाले शो करेंगे, स्क्वायर प्लेनर वाले। अब स्क्वायर प्लेनर वाले भी कौन से करेंगे, MA4 नहीं करेगा, MA3B जो है वो भी नहीं करेगा। अब आते हैं MA2B2 पे। अब ये MA2B2 क्या चीज है भाइयों बहनों, ये समझिएगा। इसमें क्या हुआ कि अगर मेरा कोई भी M इज द सेंट्रल मेटल एटम, A इज रिप्रेजेंटिंग अ लिगेंड। अब वो सारे के सारे लिगेंड जो है एक ही टाइप के हैं, एक ही जैसे हैं, तो वो A4 हो गए, 4 लगे हुए, तो वो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अगर एक मतलब 2 टाइप के लिगेंड्स हैं यहाँ पे, एक 3 तरीके के हैं और एक जैसा है, तो ये भी जो है हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है शो नहीं करने वाला है, राइट। अब यहां पे हमने ये वाला लिया, इसका एग्जांपल लेते हैं, PtCl2NH3 होल ट्वाइस। ये हमने एक कंपाउंड लिया, किस टाइप का हो गया ये, MA2B2, 2 टाइप के हैं और 2 बारी आ रहे हैं, तो इसको हमने लिख दिया Pt, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे NH3 और यहां पे NH3, दोनों सेम साइड पे आए तो सिस हो गया। और ट्रांस बनाना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंचा दो इन्हें, NH3 को यहां पे, NH3 यहां पे आ गया, यहां पे Cl आ गया, यहां पे Cl आ गया, तो ये वाला कौन सा हो गया भाइयों बहनों, ट्रांस आइसोमर हो गया। क्लियर है, सिस और ट्रांस हो गए, सेम टाइप के थे, सेम टाइप के लिगेंड, सेम एक ही डायरेक्शन में तो सिस हो गए, अदरवाइज क्या हो गए, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं तो ट्रांस हो जाएंगे। 2 टाइप के जो हैं हमारे आइसोमर्स बना दिए। अब एक और टाइप के हैं MA2BC, मतलब अब हमारे पास यहां पे क्या है, 3 टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, एक A है, एक B है, एक C है, और 2 लिगेंड जो हैं वो सेम है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसे यहां पे दिया गया है PtNH3Cl NO2, ये एक एग्जाम्पल हमें गिवन था। अब यहां पे देख लेते हैं, PtNH3NH3 सेम साइड पे आ गए तो क्या हो जाएगा, सिस, ऑपोजिट डायरेक्शन पे चले जाते हैं तो ट्रांस, यहां पे NH3, यहां पे NH3, यहां पे Cl लगा हुआ था, यहां पे NO2 लगा दिया, ये हो गया भैया हमारा ट्रांस। क्लियर हो गए। अब एक और टाइप के बनते हैं MAB2 टाइप के, स्क्वायर प्लेनर ही रहेंगे, ये टेट्राहेड्रल नहीं दिखाएगा भाइयों बहनों, याद रखिएगा। अब ये फॉर्मूला लिया हमने MAB होल ट्वाइस। अब ये AB का मतलब क्या है, AB इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। AB क्या है हमारा, बाइडेंटेट लिगेंड है जो 2 जगह से अटैच करेगा, बट डोनर एटम डिफरेंट रहेंगे, डोनर एटम डिफरेंट रहेंगे। मैं आपको दोनों तरीकों से बताता हूं। एक मैंने ये लिया, सपोज करो यहां पे हमने PtGly ले लिया, PtGly होल ट्वाइस, ये मैंने कंपाउंड लिया, ठीक है। अब Gly के पास 2 चीजें होने वाली हैं, देखो PtGly कंपाउंड क्या था, ग्लाइसिनेटो आयन, यहां पे क्या था हमारे पास, NH2CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां पे NH2CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, तो इसने दिया। अब देखो यहां पे NH2, यहां पे NH2, सेम टाइप के हुए, 2 डोनेटिंग एटम है, दोनों डिफरेंट है, तो ये वाला क्या हो गया, सिस। और इसके अंदर अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन पे कर देते हैं, यहां पे NH2CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां पे हमने कर दिया O C डबल बॉन्ड O CH2 NH2, ये हो गया। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे चले गए तो क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया। क्लियर है। अब देखो एक चीज मैं बता रहा था आपको, MAB2 टाइप, मतलब वहां पे 2 अलग अलग, मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड है बट 2 अलग अलग डोनेटिंग एटम्स थे।
सपोज करो हमने यहां पे लिया MAA2 टाइप का, तो इस केस में क्या हुआ, लेट्स से हमने ले लिया PTEN होल ट्वाइस। अब EN में क्या होता है, दोनों में सेम एटम प्रेजेंट होंगे। यहां पे हमने लगा दिया NH2 CH2 CH2 NH2, यहां पे भी हमने लगा दिए, यहां पे NH2 CH2 CH2 NH2। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, सेम टाइप के हुए, तो इसका सिस और ट्रांस नहीं बनने वाला है। तो MAA2 टाइप के जो आइसोमर्स हैं वो भी हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करने वाले हैं। समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के जो हैं दैट इज MABCD, मतलब चारों के चार लिगेंड जो हैं भैया वो हमारे डिफरेंट हो गए। इसका एग्जांपल देखते हैं, PT NH3 Cl NO2 PY, और ये लगा दिया भैया। अब इस केस में तीन आइसोमर्स बनेंगे हमारे। अब PT तो भैया सेंट्रल एटम हो गया, यहां पे हमने NH3 लगा दिया, यहां पे Cl, यहां पे NO2 और यहां पे आ गया भैया हमारा PY, ओवरऑल चार्ज प्लस आ गया। अब क्या करना क्या है, कोई भी एक लिगेंड पकड़ लेना। हमने यहां पे NH3 ले लिया, अब हो सकता है PY ले लो, या PY लेना PY ले लो, और बाकी तीनों की पोजीशंस को चेंज करते जाओ तो सारे आइसोमर मिल जाएंगे हमें। यहां पे आ जाएगा PT, ये NH3 एज इट इज, यहां पे आ जाएगा NO2, यहां पे आ गया Cl, यहां पे आ गया PY। ठीक है जी, दूसरे पे चलते हैं। यहां पे हमने क्या किया, PT NH3, यहां पे आ गया PY, यहां पे आ गया Cl, यहां पे आ गया NO2। तो ये जो थे हमारे आइसोमर्स जो हैं बन जाएंगे, तीन आइसोमर्स बनेंगे हमारे किसके, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के। क्लियर है। ये तो हो गए किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। अब हम बात करेंगे जहां पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी वही है कि अगर MA6 आ गया तो वहां पे सिस और ट्रांस जो है वो नहीं बनेंगे, सिस और ट्रांस जो है वो नहीं बनने वाले। हमने लिया MA6, अब सारे एक जैसे ही होंगे भैया, तो कोई सिस और ट्रांस जो है नहीं बनेगा, ये वाला नहीं दिखाने वाला। उसके बाद हम MA5B पे आए, ये भी नहीं दिखाएगा। अब आते हैं MA4B2 टाइप पे। ठीक है, इसको देखते हैं। एक कंपाउंड लिया CONH3 4Cl2, यहां पे ओवरऑल प्लस साइन आ गया, इसे बनाते हैं। यहां पे Cl, यहां पे Cl अगल बगल में आ गए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिस। ये क्या हो गए भैया हमारे सिस, अगल बगल में आए तो सिस। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ट्रांस। ये वाला जो आइसोमर है भैया हमारा हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग लेके चलते हैं इसे MAA2B2 टाइप पे, MAA2B2 टाइप में। अब इसमें क्या हुआ, ये AA क्या हो गया, बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, और इसमें जो दोनों डोनर एटम है वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, इसमें हम EN लगा सकते हैं, इसमें OX लगा सकते हैं, ऑक्सलेट आयन लगा सकते हैं। ठीक है, ग्लाइसिनेटो आयन नहीं लगाना है इसमें। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम इसका एग्जांपल हमने लिया COEN होल ट्वाइस Cl2, तो इसका एग्जांपल आ गया CO, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे हमने लगा दिया EN, बाइडेंटेट था, यहां पे हमने EN लगा दिया, बाइडेंटेट था। तो ये क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए क्लोरीन। और अगर यहां पे CO को हमने यहां पे Cl, अगल बगल में Cl लगा दिए तो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। ये वाला आइसोमर हो गया भैया हमारा सिस। क्लियर है, MAA2B2 टाइप का हो गया। अब उसके बाद ये तो हो गए सिंपल। अब इसके बाद अगर हमारे पास, ध्यान रखिएगा इस चीज को, अगर वहां पे उसने
MA3B3 टाइप का दे दिए, MA3B3 टाइप का दे दिया। अब A3 और B3 इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म दिखाएगा विच इज फेशियल एंड मेरिडिनियल। याद रखिएगा, जब भी MA3B3 देगा तो कौन से देगा, फेशियल और मेरिडिनियल। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, CONH3Cl3, CONH3 थ्राइस Cl3, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो भाइयों ध्यान से दीजिए, देखिएगा इसे बनाने का तरीका है। ये NH3 एक साइड पे, ये क्या किया हमने, एक ही जगह पे बना दिया, मतलब एक ही जगह से हमें तीनों के तीन अमोनिया दिखेंगे। अगर आप ऐसे प्लेन के थ्रू देख रहे होंगे, ठीक है, क्या हो गया, एक ऊपर की डायरेक्शन में है, एक यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया, ये एक ऊपर है, एक यहां पे, एक यहां पे है। मतलब अगर हम किसी बुक को देखें तो व्हाट वी गेट कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसे हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप है, यहां पे सेंट्रल मेटल एटम है, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक ऊपर आ गया और एक नीचे आया। अब ये फेशियल वाले में क्या होगा, एक ऊपर दिख रहा है, एक यहां पे रहेगा, एक यहां पे रहेगा। तो ये तीनों आप देख पा रहे हो, दिस इज अ फेशियल, एक ही फेस पे दिख रहे हैं। मेरिडिनियल में क्या होगा, इसे हम फेस आइसोमर बोल देंगे, और दूसरा आएगा मेरिडिनियल। उसके अंदर क्या होने वाला है, CO। इसमें आप लोग तीनों नहीं देख पाओगे। यहां पे हमने एक NH3 लगा दिया, लेट से यहां पे एक NH3 लगा दिया, और एक NH3 कहां चला जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में। यहां पे एक Cl लग गया, यहां पे Cl लग गया, और एक Cl यहां पे आ गया। मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहां पे देखने लगे, एक आइसोमर यहां पे है, मतलब यहां पे हमने NH3 लगाया, ये ऊपर वाला NH3 है, ऊपर यहां पे आया, क्लियर है। एक NH3 यहां पे आ गया, और एक NH3 कहां पे आ गया, पीछे आ गया। तो ये पीछे वाला आपको नहीं दिखेगा, ये वाला दिख रहा था ऊपर है, ये वाला दिख रहा था, ठीक है, ये वाला नहीं देख पाओगे, क्लियर हुआ। अब मैं जब यहां से देख रहा हूं तो मैं यहां से नीचे वाला एक आइसोमर देख पा रहा हूं, ये वाला देख पा रहा हूं, ये वाला नहीं देख पा रहा हूं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, मेरिडिनियल। ये वाला कौन सा हो जाएगा, मर आइसोमर, मेरिडिनियल आइसोमर। ठीक है, ये क्लोरीन मैं इधर से देख पा रहा था, ये वाला नहीं देख पा रहा था। आप लोग ये वाला देख पा रहे थे, 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 ये वाला जो था ये नहीं देख पाओगे। दिस इज नोन एज मेरिडिनियल आइसोमर। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आइसोमेरिज्म है विच इज दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि अगर हमने उसका मिरर इमेज लिया, अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रहे हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है शो करेगा। अगर वो सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। अगर वो सुपर इंपोज कर रहा है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं तो दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, इसके अंदर कोई नहीं है ऑप्टिकल रोटेशन, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। यहां पे ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं, राइट। तो पहला जो है हम लोग ऑक्टाहेड्रल आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल आइसोमर्स के बारे में। यहां पे हमने लिया Ma2B2C2, मतलब 3 आइसोमर्स हैं और दो बारी रिपीट हो रहे हैं। इसका हमने एग्जाम्पल लिया PtCl2py2NH3, Cl2NH3 होल ट्वाइस py होल ट्वाइस। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज है +2, राइट। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूं, PtCl NH3 py मैं इसका मिरर के ऊपर सुपर इंपोज करा तो ये क्या बन गया, PtCl2Cl, यहां पे आ गया NH3, यहां पे आ गया NH3, यहां पे आ गया py, यहां पे आ गया py। क्लियर हुआ। तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि Cl यहां पे था, अब राइट साइड पे था, यहां पे क्या आ गया, लेफ्ट साइड पे आ गया।
यहाँ पे राइट साइड पे था, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ गया, तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं, तो दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव MAA2B2 टाइप। अब इसके अंदर क्या होगा, ट्रांस आइसोमर जो है वो सुपर इंपोज, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, COEN होल ट्वाइस Cl2, यहां पे आ गया प्लस, इसका सिस बनाते हैं COCl, यहां पे आ जाएगा En, और यहां पे आ गया भैया En। इसको मिरर इमेज के ऊपर हमने किया, COCl आ गया, यहां पे राइट साइड पे था Cl, यहां पे लेफ्ट साइड पे आ गया, यहां पे आ गया हमारा En, यहां पे आ गया En। तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अब ट्रांस, ये तो सिस था, ट्रांस को भी बना के देख लो, COCl Cl En। ये मिरर हमने एक्सटेंड कर दिया भैया। यहां पे क्या हुआ, CO, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे आ जाएगा हमारा En, दो जगह से जुड़ा हुआ है। अभी एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रहे हैं भैया, तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा, दैट इज MAA2BC। MAA2BC मतलब इसमें क्या हुआ, दो डाइडेंटेट थे, इस टाइप के आइसोमेरिज्म की सॉरी इस टाइप के कंपाउंड्स हम ले रहे हैं। यहां पे हमने कंपाउंड लिया COEN होल ट्वाइस NH3Cl पॉजिटिव, राइट। तो इसको देखते हैं, यहां पे CO, यहां पे आ गया भैया NH3, यहां पे आ गया Cl, यहां पे आ गया En। तो ये क्या कर रहा है हमारा, नहीं सुपर इंपोज नहीं करेगा, तो ये क्या करने वाला है हमारा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे MAA3 टाइप के बारे में, MAA3 टाइप के आइसोमर्स के बारे में। यहां पे हमने लिया COEN होल थ्राइस 3+, CO, यहां पे ये En यहां पे लगा, अगर आप इसका मिरर के ऊपर सुपर इंपोज कराओगे तो CO, यहां पे En आ जाएगा, यहां पे En आ जाएगा, यहां पे En आ जाएगा, तो ये आगे क्लियर है। तो यहां पे एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो गए भैया हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। क्लियर हो गए जी। और जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ये वाले आइसोमेरिज्म जो है शो नहीं करेंगे। फाइन, क्लियर हो गया। तो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमने डिस्कशन किया ये पूरा का पूरा। और चलिए वर्नर थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वर्नर थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ये हमें क्या बताएगा, शेप्स के बारे में बताएगा। इसने बोला था कि दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंस होती है और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी वैलेंस होती है। प्राइमरी वैलेंस जो है वो हमारी आयोनाइजेबल है, और जो सेकेंडरी वैलेंस है वो हमारी क्या है, नॉन आयोनाइजेबल है। अब आयोनाइजेबल होने की वजह से ये हमें क्या बता रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताएगा, और ये नॉन आयोनाइजेबल होने की वजह से ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हमें बताने वाला है। राइट, क्लियर हो गया। जो प्राइमरी वैलेंस है दे आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज आयंस, और ये जो है दे आर सेटिस्फाइड बाय
न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है जी। जो सेकेंडरी वैलेंस है वो हमें शेप्स के बारे में, शेप और स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला है, बट प्राइमरी वैलेंस जो है ऐसा कोई चीज को शो नहीं करेगा। जो प्राइमरी वैलेंस है ये जो है हमारा डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंस है उसे हम सॉलिड लाइन से बताते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके लिए हम लोग एक कंपाउंड ले रहे हैं, लेट्स से हमने लिया CONH3 6Cl3। क्लियर हुआ। तो इसको हम कैसे बताएंगे, CO दिस द सेंट्रल मेटल आइटम, इसके साथ हमारे पास 3 NH3 लग गए, तो ये हमें शेप बताएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हमें शेप बताने में हेल्प कर रहा है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी शेप ऑक्टाहेड्रल रहेगी, अगर 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 4 है तो या तो टेट्राहेड्रल रहेगी या उसकी शेप स्क्वायर प्लेनर रहने वाली है, 3 रहेंगे तो प्लेनर रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। राइट, तो ये हो गया हमारा 6 का। अब ये तो थे हमारे सेकेंडरी वैलेंस। अब प्राइमरी वैलेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे डॉटेड लाइन से ये हमने एक Cl बना दिया, इसको मैंने एक Cl लगा दिया, यहां पे Cl लगा दिया। तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये हमारे प्राइमरी वैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अभी पिछले 2-3 साल से वो लगातार ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है। अब देखो एक चीज समझना, जो सेकेंडरी वैलेंस है दैट इज फिक्स्ड, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी एटम के लिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो फिक्स है। जैसे आयरन के लिए हम लेते हैं वो 6 रहता है, कुछ कंपाउंड में वो 5 भी दिखाता है। ठीक है, बट अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करी जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे चेंज हो सकता है, वहां पे +2 भी हो सकता है आयरन का, +3 भी हो सकता है, राइट। कोबाल्ट का +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, राइट। क्लियर है। तो वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमारा चेंज करता है, बट जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ऑलमोस्ट फिक्स है, राइट। अब ये देखो यहां पे हमें एक कंपाउंड दिया गया है COCl3.6NH3। इसका उन्होंने क्वेश्चन दिया कि AgNO3 के साथ हमने इसका रिएक्शन किया और वो 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट कर रहा है, 3 मोल्स ऑफ AgCl जो है प्रेसिपिटेट कर रहा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अब कोबाल्ट के साथ कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, कितने एटम्स जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन जुड़े हैं और 6 क्या जुड़े हुए हैं, अमोनिया, राइट। 6 अमोनिया है और 3 क्लोरीन है। अब कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है, वो फिक्स है, 6 है और वो फिक्स है, राइट। अब उसने जब इसके साथ रिएक्शन किया AgNO3 के साथ, तो वो बोलता है कि 3 मोल्स ऑफ AgCl जो है प्रेसिपिटेट हुआ। फाइन, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कंपाउंड का क्या फॉर्मूला हो सकता है, CONH3 6Cl3। हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर क्लोरीन इसके अंदर है तो वो क्लोरीन वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, है ना। ये मॉलिक्यूल में अमोनिया की प्रॉपर्टीज वो शो नहीं करेगा। अगर ये क्लोरीन अंदर चला गया तो क्लोरीन की प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। अब यहां पे तीनों के 3 क्लोरीन क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो वो AgNO3 के साथ करके 3 मोल्स ऑफ AgCl के प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। क्लियर है। अब सपोज करो उसने एक कंपाउंड लिया COCl2.6NH3 या Cl3 ही लिया और उसका AgNO3 के साथ रिएक्शन करने पे बोलता है कि 2 मोल ऑफ AgCl जो है प्रेसिपिटेट करता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इसमें क्या हुआ, 3 टोटल क्लोरीन थे बट 2 मोल प्रेसिपिटेट करे तो एक क्लोरीन क्या हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चला गया। तो ये हो गया CONH3 5Cl और एक बाहर आ गए Cl2। क्लियर हुआ। हाँ जी, समझ आ गई ये चीज। दोबारा से बताता हूं, देखो हमने यहां पे क्या किया, टोटल मेरे पास यहां पे 9 मॉलिक्यूल्स थे, 9 स्पीशीज थी जो क्लोरीन कोबाल्ट के साथ लगी हुई थी। हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसका रिएक्शन किया, राइट। और वो बोलता है कि 3 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट करेगा, राइट।
अब 3 के 3 मोल्स उसने प्रेसिपिटेट करे, तो ये 3 मोल्स कहां से आएंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होंगे, वही वाले 3 क्लोरीन जो है AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl बना देंगे। अगर ये क्लोरीन एक अंदर चला गया तो 2 ही क्लोरीन बचे बाहर, तो वो 2 प्रेसिपिटेट करके यहां पे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अगर आप इस कंपाउंड का AgNO3 के साथ रिएक्शन करते हो तो 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट करेगा। इस कंपाउंड का AgNO3 के साथ रिएक्शन करते हो तो 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट करेगा। अब उसने क्वेश्चन क्या दिया, ये मॉलिक्यूल दिया, ये दे दिया, अब ये बताना है। क्लियर है? अब यहां पे मेरे को 2 मोल्स ऑफ AgCl थे, तो मेरे को समझ में आया कि भैया क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एटम्स जो हैं, 2 स्पीशीज जो हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। अब उसके बाद उसने एक और दिया हमें CO3 लेते हैं यार, COCl3.4NH3, इसका हमने AgNO3 के साथ रिएक्शन किया और वो बोलता है कि 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट कर रहा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? What is the formula of the compound? So it will be CONH3 4Cl2.Cl। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आया तो ये 1 मोल प्रेसिपिटेट हो गया। क्लियर हुआ? अब एक चीज में वो बोलता है कि इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का है, और एक वो बोलता है कि COCl3.4NH3, इसका जब उसने AgNO3 के साथ रिएक्शन किया 1 मोल ऑफ AgCl ही प्रेसिपिटेट हो रहा है, बट इसका जो कलर है वो वॉयलेट कलर का है। अब इसने कलर्स क्यों वेरिएशन कर दिए, एक में वो ग्रीन कलर बोल रहा है, एक में वो वॉयलेट कलर बोल रहा है, क्यों चेंज हो गए होंगे? लास्ट क्लास में हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था, इससे पहले वाले टॉपिक में। तो यहां पे उसी की वजह से क्या हुआ, स्ट्रक्चर में वेरिएशंस आए। ठीक है, स्ट्रक्चर में वेरिएशन आया, सिस ट्रांस जैसे बन रहे थे, उसकी वजह से इनके कलर जो थे वो चेंज हो गए। तो यहां पे आ गया CONH3 4Cl2.Cl। हो सकता है ये वाला सिस हो और ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। सिस और ट्रांस की वजह से उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज कर जाएंगे हमारे। क्लियर हो गया? तो ये वाला क्वेश्चन भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 साल से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, तो गलती नहीं करके आनी है आपको। ठीक है, पेपर मुश्किल भी नहीं आने वाला है, बहुत मुश्किल पेपर नहीं मिलते, बस थोड़ा सा दिमाग ही लगाना है अपन को। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बोलता है, ये हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताएगा कि कौन सा हमारा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कौन सा हमारा वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी शेप में क्या चेंजेस आएंगे, राइट? वो के पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, लो स्पिन, हाई स्पिन, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो इसकी थ्योरी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, थ्योरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमने क्या किया, यहाँ पे कंपाउंड लिया COF6-3, राइट? इसका अगर हम नाम लिखें तो ये क्या होगा, हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट। अब ये क्या हुआ, एनायनिक हो गया, तो कोबाल्टेट 3 आयन, तो ये इसका हमारा नाम आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, राइट? यहां पे हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था, वो क्या आ रहा था हमारा +3। अगर ये कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपका नेगेटिव आ रहा है तो मतलब आपका आंसर जो है गलत है, क्योंकि मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। समझ आ गया? तो CO यहां पे आ गया CO+3। अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराने हैं, तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, फिर डी सब शेल से जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इट विल बिकम 3s2, 3p6, यहां पे 3d6 हो जाएगा और 4s
0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इससे गए और 1 चला गया हमारा D से इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब इस 3d6 को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये 3D सबशेल था, 1 2 3 4 5 और 1 6। क्लियर हुआ? 3d6 हमने लिख दिया। अब फ्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहां पे इसके बाद 3D के बाद 4s सबशेल खाली पड़ा है, उसके बाद 4p खाली पड़ा है और उसके बाद 4d जो है हमारा खाली पड़ा है। क्लियर हुआ? अब इस केस में क्या होने वाला है, फ्लोरीन अपने क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसमें, एम्प्टी ऑर्बिटल में, ताकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। तो ये कोबाल्ट के एम्प्टी ऑर्बिटल्स पड़े हैं जहां पे फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेगा। समझ आया? तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब एक फ्लोरीन ने यहां पे किया, दूसरे ने यहां पे, तीसरे ने यहां पे, चौथे ने यहां पे, पांचवें ने यहां पे और छठे ने यहां पे। 6 हमारे पास फ्लोरीन थे तो 6 लग गए। अब इसके बाद यहां पे क्या होने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन जो आने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा भाइयों बहनों, दैट विल बी sp3d2। ठीक है जी, sp3d2 जो है हाइब्रिडाइजेशन हमारा यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है? उसके बाद अब यहां पे कोई भी पेयरिंग नहीं हुआ, तो इसे हम बोल देते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। और ये एक और हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज क्लियर होगी, ये भी चीज क्लियर होगी। अगर ये दो चीजों में कोई भी इश्यू है वो हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। बाकी सबको क्लियर है ये चीजें? ओके। अब हम एक और कॉम्प्लेक्स लेते हैं जहां पे हम लिगेंड या कंपाउंड जो है बिल्कुल चेंज कर देते हैं। यहां पे हमने क्या किया, कंपाउंड लिया, जिसको हमने बना दिया FeCN6-4 लेट्स से। ठीक है जी। अब हम यहां पे क्या करते हैं, Fe इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले इसका नाम लिख देते हैं, हेक्सा साइनोफेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस -1 इंटू 6 इक्वल टू -4, 2 आ जाएगा आयन। क्लियर हो गया? हेक्सा साइनोफेरेट 2 आयन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। राइट? यहां पे Fe+2 था, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, S से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 4s से, 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6। यहां पे हमने क्या किया, D सबशेल को ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? अब Cn जो है, Cn बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, so pairing up of electron takes place, pairing up of electron takes place, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो फुली फिल्ड ऑलरेडी था। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे। क्लियर है? और यहां पे एक, अब क्या आना था, यहां पे Cn ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है देने शुरू करने हैं, तो यहां पे एक Cn आ गए, यहां पे दूसरा Cn आ गया, ये 4s हो गए, ये 3d था, और ये आ गया भैया हमारा 4p। 2 यहां पे आ गए, 3 यहां पे आ गए, 4 5 6 Cn लगे हुए थे, 6 के 6 क्लियर हो गए। अभी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, T2sp3, क्योंकि 3d पहले यूज हो गया, फिर 4s फिर 4p।
राइट, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होगी। अब यहां पे पैरामैग्नेटिक था बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहां पे सारे के सारे पेयर्ड हो गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायमैग्नेटिक, मतलब इट इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद तीसरी चीज हमने यहां पे लिखा था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां पे कोई पेयरिंग नहीं हुई थी, यहां पे पेयरिंग हो गई तो ये क्या हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहां पे आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन था, जब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हमने किया तो डी जो था वो बाद में आ रहा था। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, ये डी पहले आ जाएगा, तो इट विल बी इनर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कब था, जब डी बाद में आ रहा था। इनर ऑर्बिटल कब हो जाएगा, जब पहले डी लग जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी हो जाएंगी। क्लियर हो गया। अभी ये लास्ट में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था, यहां पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ। हाई स्पिन कब आया, जब हमने कोई भी पेयरिंग नहीं की, जब हमने पेयरिंग कर दिया तो क्या बन गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहां पे हमारे पास आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन था, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, जो डी सब शेल था वो बाद में आ रहा था। यहां पे क्या हुआ, अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा था, यहां पे 4, अब उसके अंदर क्या हुआ 3D यूज हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसे हमने क्या बोल दिया इनर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। अब बात आती है कौन कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CO, CN, NO2, NH3, these are few strong field ligand। अब ये जो NH3 है इट इज एट बॉर्डर, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि ये कब यूज होएगा, कब हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा और कब ये नहीं करेगा। अब हम यहां पे देखते हैं जो कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे, लेट्स सपोज उनकी जो शेप है वो या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमने 4 ले लिया, राइट। तो वहां पे अगर मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो उसकी शेप क्या होगी टेट्राहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 आती है तो उसको हम क्या बोल देंगे टेट्राहेड्रल। और अगर dsp2 आती है तो उसकी शेप क्या हो जाएगी हमारी स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है, उसको हम क्या बोल देंगे स्क्वायर प्लेनर। समझ आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें। इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहां पे एक कंपाउंड ले रहे हैं विच इज NiCN4 -2, NiCN4 -2। अब निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है 28, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, राइट। यहां पे हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, -1 × 4 = -2, x = 2 आ जाएगा। तो Ni+2 हमने बनाया, इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d8। अब CO जो है, CO और CN हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं 5 6 7 8। अब यहां पे CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे ये खत्म हो गया 3D में, फिर ये 4s में आया एक और 2 4p में चले जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया भाइयों बहनों DsP2। ये क्या होएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पेयरिंग हुई है, डायमैग्नेटिक रहेगा और शेप क्या रहेगी इसकी स्क्वायर प्लेनर। क्लियर हुआ। अब ऐसे ही हम एक और करते हैं जहां पे टेट्राहेड्रल हमने लिया
इसको हम करते हैं NiCl4 माइनस, ठीक है, सेम इस जैसा ही ले लेते हैं NiCl4 माइनस। उसको आप एक बार ट्राई करिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन जो मिलेगी दैट विल बी sp3, पैरामैग्नेटिक रहेगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा, और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है दैट विल बी sp3, तो उसकी शेप हो जाएगी भाइयों बहनों दैट विल बी टेट्राहेड्रल। चलिए जरा एक बार ट्राई करिए, NiCl4 -2, चलिए करिए जरा। तो भाइयों बहनों अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, ठीक है जी। अब इसके अंदर समझिएगा जो डी सब शेल है ना उसकी हम स्प्लिटिंग करेंगे, अब वो क्यों होती है उस चीज को समझते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। अब देखो डी सब शेल है, डी सब शेल के पास 5 ऑर्बिटल हैं, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square, ठीक है जी। dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square, ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल थे डी सबशेल के। अब इसके अंदर क्या हुआ, यहां पे और यहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन सॉरी लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। ये जो हमारे लोब्स बने हुए हैं इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होती हैं, ठीक है। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और जो हमारे लिगेंड्स हैं वो भी क्या है, हमारे नेगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच हैं। तो यहाँ पे रिपल्शन होंगी, यहाँ पे भी रिपल्शन होंगी, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बिटवीन द एक्सिस है, तो रिपल्शन थोड़ी सी कम रहेंगी, यहाँ पे भी कंपैरेटिवली कम रहेंगी, यहाँ पे भी कम रहेंगी। बट जैसे ही वो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में जाते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और जो लिगेंड्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, जिसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होंगी। रिपल्शन ज्यादा होंगी तो एनर्जी जो है वो हाई रहने वाली है। इस केस में भी क्या होगा, एनर्जी जो है वो हाई रहेगी। तो इसकी वजह से दिस इज द रीजन भाइयों बहनों जिसकी वजह से डी सबशेल जो है स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। डी सबशेल की स्प्लिटिंग हो जा रही है और वो 2 लेवल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, T2G लेवल और एक दूसरा क्या है हमारा EG लेवल। तो यहां पे हमने एवरेज एनर्जी लगा दी, एवरेज एनर्जी ऑफ डी सबशेल इन क्रिस्टल फील्ड। तो यहां पे ये एनर्जी लेवल से 3 लेवल नीचे आ गए और ये 2 ऊपर चले गए। इस लेवल को हमने T2G बोल दिया, इस लेवल को हमने EG बोल दिया। ये जो डिस्टेंस था इसको क्या बोल दिया, ये जो एनर्जी गैप था इसको हमने बोल दिया डेल्टा नॉट, राइट। और यहां पे ये वाला जो एनर्जी था इसको हमने बोल दिया 3/5 डेल्टा नॉट, और ये हो गया भैया 2/5 डेल्टा नॉट। इसको हम 0.4 डेल्टा नॉट भी बोल सकते थे, इसको 0.6 डेल्टा नॉट भी बोल दिया हमने। क्लियर हुआ। यहां पे एक और एनर्जी बना दिया हमने, ये 5 ऑर्बिटल्स और बना दिए। ये क्या हो गए, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन फ्री एटम, ठीक है जी। डी ऑर्बिटल इन फ्री एटम, ये थे एवरेज एनर्जी लिया और उसके बाद हमने क्या किया, स्प्लिटिंग कर दिया उन 2 लेवल्स का। समझ आ गया भाई बहनों, क्लियर है। अब यहां पे एक चीज होने वाली है, इफ डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी, नाउ पी इज द पेयरिंग एनर्जी, P इज द पेयरिंग एनर्जी। मतलब डेल्टा नॉट ये जो गैप था अगर ये बड़ा हो जाता है
तो इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पे ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, ये डेल्टा नॉट बहुत बड़ा कर दिया। सपोज करो हमारे पास यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, दूसरा यहां पे आया, तीसरा यहां पे आया। अब डेल्टा नॉट बहुत बड़ा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे ना पहुंच के यहां पे ही रह गया, क्योंकि गैप जो था वो बहुत बड़ा था। तो यहां पे क्या हुआ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ, सॉरी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, पेयरिंग होनी शुरू होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अब ये डेल्टा नॉट क्यों बड़ा हुआ, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ था। यहां पे क्या हुआ भाइयों, मैंने यहां पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ था, जिसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा थी, ये गैप बढ़ गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां पे चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह गया। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक, सपोज करो मेरे पास कोई भी D4 सबशेल था, मेरे को बोलता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, तो वो क्या हो जाएगी, T2G4 एंड EG0। क्लियर हुआ, समझ आ गया भाइयों बहनों। तो यहां पे एक तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होनी जो है चालू हो जाएगी। क्लियर हो गया। दूसरा एक और केस बनता है, ये फर्स्ट केस था, दूसरा केस एक और हमने लिया यहां पे, इफ डेल्टा नॉट लेस देन पी। ठीक है, अब ये डेल्टा नॉट जो है वो बड़ा ना हो गया, छोटा हो गया, डेल्टा नॉट लेस देन पी हो गया। अब इसमें क्या हुआ, जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, चौथा इलेक्ट्रॉन आया, तो वो यहां पे ना आके 1 2 3 गैप छोटा था तो चौथा चला गया यहां पे। क्लियर हुआ। और ये डेल्टा नॉट कब छोटा होएगा, जब हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड लगा होगा। क्या लगा हुआ है, वीक फील्ड लिगेंड लगा होएगा। समझ आ गया। और क्या रहेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे यहां पे। क्या बनेंगे भाइयों बहनों, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। D4 ही था, D4 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, T2G3 एंड EG1। क्लियर हुआ। वो क्वेश्चन में पूछेगा कि भैया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दो, तो आप ये ऐसे लिख के दिखा देंगे। समझ आ गया। लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और जो वीक फील्ड लिगेंड है वो क्या करेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। क्लियर है, बस इतनी सी कहानी है। अब ये तो था हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, डेल्टा नॉट लिया, डेल्टा नॉट इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब यही चीज हमारी किसमें हो रही होगी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी हो रही होगी। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं, बस इसी चीज का ध्यान रखना है आपको। समझ आया। चलिए अब हम अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में चलते हैं, सॉरी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में चलते हैं, जहां पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या रहेगा, 4 रहने वाला है। तो उस केस में ये चीज सेम रहेगी, ये चीज सेम रहेगी। इसके बाद जो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये जो सबशेल्स हैं, ये हमारे चेंज हो जाएंगे। इस केस में हमारा जो T2 लेवल था वो नीचे आ जाएगा, और EG लेवल जो था वो नीचे आ जाएगा, T2G लेवल जो था वो ऊपर चला जाएगा। इसको हम लिख देते हैं T2, G खत्म हो जाएगा, E यहां पे आ गया। क्लियर हो गया भाइयों बहनों, समझ आ गया। और ये जो डिस्टेंस है ये वही रहेगा डेल्टा टी, इसको हम डेल्टा टी बोल देते हैं। यहां पे ये जो डिस्टेंस आने वाला है इसको क्या बोलेंगे, 3/5 डेल्टा टी, और ये हो जाएगा 2/5 डेल्टा टी। याद रखने के लिए यहां पे नीचे 2 थे तो ऊपर 2/5 आ जाएगा, यहां पे 3 थे तो 3/5 डेल्टा टी आ जाएगा। पीछे वाले में अगर आप देखोगे तो उसमें भी हमने यही चीज की थी। क्लियर हो गया जी, समझ आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, जब हम इसकी फिलिंग करेंगे वैसे ही होने वाली है। 4 इलेक्ट्रॉन हमने लिए, तो 1 2 3 4। ये कब हुआ, जब हमारा डेल्टा टी लेस देन पी था। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा हमारा,
E2 एंड T2 ये बन जाएगा। अब दूसरे केस में अगर हमारा डेल्टा T ग्रेटर देन P हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी हमारी E, अब देखो 4 थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 3 एंड 4, तो E4 हो जाएगा, T2 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास बचता है कलर्ड आयंस, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर कोई भी कंपाउंड में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारा क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। यहां पे ये फुली फिल्ड हो गए, सब पेयर्ड है तो ये क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। क्लियर है? उसके बाद कलर्स के बारे में बात करते हैं। कलर्ड ऑफ द आयंस, कलर में क्या होएगा? अगर मेरा D0 है या D10 है तो वो वाले कंपाउंड्स क्या रहेंगे भैया? हमारे कलरलेस रहेंगे। बाकी D1 से लेके D9 तक जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? हमारे कलर्ड रहेंगे। क्लियर हो गया? अगर वो पूछता है हमें डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में, ये हम उसमें भी पढ़ेंगे चैप्टर में D एंड F में, तो यहां पे भी हम लिख देते हैं। तो अगर वो पूछता है कि भैया मैग्नेटिक बिहेवियर बता दीजिए, मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, न्यू इज इक्वल टू रूट n इंटू n+2, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम उनके जो है आंसर्स बता देंगे। क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक बचता है जिस दैट इज द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स में क्या होएगा? देयर इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग मतलब वहां पे सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब सिग्मा पाई कैसे होएगा? मतलब देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल, मतलब प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड यू कैन से। ठीक है, अभी लिगेंड जो थे वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? दे रहे थे। किसे दे रहे थे? सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, M जो था वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है CO को, CO इलेक्ट्रॉन दे रहा है M को। अब M के अंदर क्या है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो वो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। CO इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसके, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब मेटल के बीच में, मेटल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन किसे दे रहा है? CO के एम्प्टी ऑर्बिटल्स को। तो ये दे भी रहा है और ये ले भी रहा है, तो मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग हुआ वहां पे, देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ? इसी वजह से जो CO है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्लियर हुआ? सेम रीजन की वजह से एंटी बॉन्डिंग के, मेटल के जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसमें? उसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक छोटा सा ही है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होते हैं या सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, उस चीज को एक बार रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी कहानी जो है इस टॉपिक में नहीं है। क्लियर है? तो ये आपका जो चैप्टर है खत्म हो गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।